हाय एवरीवन। तो आज हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉयल, ये क्या होगा। तो रिलेशन बताना है हमें कि कंप्रेसिबिलिटी के साथ क्या है, जो कि रिलेशन होता है हम एम से डिनोट कर सकते हैं। हम परमिएबिलिटी के साथ क्या है जो कि हम के से डिनोट करते हैं, या स्ट्रेस चेंज पे कैसे डिपेंड करता है, तो हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो होता है टी इज़ इक्वल टू सी वी टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये हम सब लोग को पता है। तो यहाँ पे ये इस टाइम की बात कर रहा है, तो हम ले लेते हैं टी इज़ इक्वल टू टी डी स्क्वायर डिवाइड बाई सी वी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, परमिएबिलिटी चैप्टर में पढ़े हैं कि के इज़ इक्वल टू सी वी एम वी गामा डब्लू। ठीक, तो सी वी एम वी गामा डब्लू जानते हैं। तो यहाँ से मतलब सी वी क्या हो जाएगा आपका के डिवाइडेड बाई एम वी अपॉन गामा डब्लू। तो यहाँ हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास टी फाइनली निकल के आया टी डी स्क्वायर, और सी वी को हम रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आएगा एम वी गामा डब्लू डिवाइडेड बाई आपका के मतलब परमिएबिलिटी है, डी मतलब वो हाइट होती है, एम वी मतलब कंप्रेसिबिलिटी है, गामा डब्लू उसका यूनिट वेट ऑफ वाटर है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो टाइम है द कंसोलिडेशन टाइम, मतलब आपका ये टी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी, ये है कंप्रेसिबिलिटी एम वी। अगर हम इसे बढ़ा रहे हैं तो टी वी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग परमेबिलिटी, अगर हम परमेबिलिटी हमारा के है अगर उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज करेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। और लास्ट पॉइंट है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस चेंज। तो यहाँ हमें स्ट्रेस मतलब आपका सिग्मा कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ के आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कीप अप, हमें पिक करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो वेल ग्रेडेड जो आपका कोर्स ग्रेन्ड सॉयल है कैन बी कॉम्पैक्टेड टू अ वेरी हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड सॉयल। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे पास जो कोर्स सैंड है वो वेल ग्रेडेड है, तो उसमें क्या है कि वेल ग्रेडेड है तो वॉइड्स बिल्कुल नहीं बचते हैं। तो वॉइड्स का मतलब आपका कॉम्पैक्शन ज़्यादा, ज़्यादा कॉम्पैक्शन मतलब हाई डेंसिटी होगी, क्योंकि वहाँ पे वॉइड्स कम है इसलिए। और जो फाइन ग्रेन्ड है उसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइज़ कम होते हैं वॉइड्स के, लेकिन वॉइड्स नंबर ऑफ़ वॉइड्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि वेल ग्रेडेड कोर्स सैंड ज़्यादा हाईली डेंसली कॉम्पैक्ट होंगे फाइन ग्रेन्ड सॉयल के कंपैरिजन में। फिर ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेज आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये जैसे हमारा ग्राफ है, ये हमारा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जिसे हम OMC बोलते हैं, और इधर ये हमारा गामा डी होता है जिसे हम ड्राई डेंसिटी बोलते हैं। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आने के बाद, आने तक पहले बढ़ता है और फिर आने के बाद जब वो चला जाता है तो डिक्रीज़ करने लगता है। तो क्या बोल रहा था, ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेज आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। अटेन करने के बाद गामा डी डिक्रीज़ करने लगता है, तो दोनों तो सही हो गए। फिर बाई कॉम्पैक्टिंग एट अ हाई इनफ वाटर कंटेंट वी कैन प्रोड्यूस सॉयल एट 100% सेचुरेशन। तो ये बोल रहे हैं कि ये आपका है और हम ये ग्राफ जानते हैं और ये 100% सेचुरेशन लाइन जानते हैं। तो बोल रहे हैं आप बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर लेंगे, बहुत कॉम्पैक्ट कर लेंगे, बहुत कॉम्पैक्ट किए जा रहे हैं आप, तो आप ये 100% सेचुरेशन लाइन को टच कर लेंगे। बट यही स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आप चाहे जितना कॉम्पैक्ट कर लें थोड़ी सी एयर बची ही रहती है। तो आप कभी भी 100% सेचुरेशन लाइन को या ज़ीरो वॉइड लाइन को आप अचीव नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3, फॉर अ कोहेसिव सॉयल
with increasing compactive effort the optimum moisture content, मतलब कि आप ये था, आपने कॉम्पैक्टिव एफर्ट और बढ़ाया, ये हो गया, आपने और बढ़ाया, ये हो गया, तो यहाँ दिख रहा है कि जो हमारा गामा डी है वो तो इंक्रीज़ करता जा रहा है, लेकिन जो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पहले ओएमसी ये था, फिर अब ये हो गया, फिर अब ये हो गया, तो हमारा दिख रहा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो हमारा आंसर हो गया बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर अ रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट, कंसोलिडेशन मतलब कि हम लोग हमारा एपरेटस है ओडियोमीटर, उसमें हम लोग कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं, उसको प्रेस करके लेबोरेटरी में। तो थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन जो हम लेते हैं स्पेसिमेन, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 20 mm। ओके, तो ये हमारे IS 2720 के 1986 में दिया हुआ है, बट हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लें कि जो स्पेसिमन होता है उसकी जो थिकनेस है वो होती है आपकी 20 mm, और उसका जो डाया होता है, डाया वो होता है आपका 60 mm। ओके, बस इतना जान लें, और बाकी पूरा टेस्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पूछता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये है कि इफ़ void of a soil mass are full of air only, ठीक है, मतलब कि हमारे पास सॉयल मास है, उसके जो वॉइड्स हैं वो एयर से भरे हुए हैं, तो सॉयल को क्या बोलते हैं, तो हम लोग को सबको पता है कि उसको ड्राई सॉयल बोलते हैं। अगर पानी से पूरा भरा है तो फुल्ली सेचुरेटेड, और आधा भरा है तो हम पार्शली सेचुरेटेड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेट ऑफ कंसोलिडेशन increase with decrease in temperature, increase with increase in temperature is independent of temperature की क्या है, तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन, अब हम जानते हैं कंसोलिडेशन किस पे डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी पे। तो जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, रेट ऑफ कंसोलिडेशन होगा, पानी उतनी जल्दी से निकल जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन को हम लोग कहते ही क्या है कि पानी कितनी तेज़ी से निकल पा रहा है। ओके, तो हम के जो है वो हमारा होता है गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू। तो गामा डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी है पानी की, जितना ज़्यादा पानी भारी होगा उतने जल्दी से निकल जाएगा, तो हमारा के बढ़ जाएगा, और ये होता है हमारा विस्कोसिटी। तो अगर हम जानते हैं लिक्विड में कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब परमिएबिलिटी बढ़ेगी, मतलब पानी वॉइड के थ्रू फास्ट से निकल जाएगा, यही का मतलब होता है परमिएबिलिटी का। और जितनी तेज़ी से बाहर निकलेगा उसी को कहते हैं रेट ऑफ कंसोलिडेशन, जितनी तेज़ी से पानी बाहर निकलेगा उतने ज़्यादा तेज़ी से सॉयल कंसोलिडेट होने लगेगा। तो हमारा क्या हो गया, आंसर बी, इंक्रीज करता है कंसोलिडेशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज़, तो ये बताओ क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, हम लोग एक ऐसे बीच में स्पेसिमेन रखते हैं, इसको कन्फाइन नहीं करते इधर उधर से, मतलब आपका सेल्फ प्रेशर नहीं होता, लेटरल प्रेशर नहीं लगाते हैं, सीधा डेविएटर प्रेशर होता है, और ये टेस्ट परफॉर्म कर दिया जाता है। तो ये क्या है, तो हम जान रहे हैं कि ड्रेनेज तो हुआ नहीं है, कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ है क्योंकि सेल्फ प्रेशर तो है ही नहीं, तो ये अनड्रेन टेस्ट होता है। मतलब बस आपको टेस्ट के बारे में थोड़ा सा भी पता रहे तो आप ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट, the relation between coefficient of consolidation CV, time factor TV, drainage part D and time T। तो हमें पता है कि जैसे ये है हमारा स्पेसिमेन सॉयल या कुछ भी, तो ये होता है उसका ड्रेनेज पाथ D, ठीक, अगर सिंगल तरफ से पानी निकलने का है, और D/2 हो जाता है अगर दोनों तरफ से पानी निकल रहा है। कितनी देर में निकलेगा वो होता है T। बाकी हमारे पास सीधा फॉर्मूला है TV इज इक्वल टू CVT डिवाइड बाई D²। ओके, तो ये हमारे पास है। अब ये बोलना है CV क्या होता है, तो आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो CV हो जाएगा आपके पास TV D² डिवाइड बाई T। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा है ए। ओके, चलो फिर क्या है,
2.9 क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। टीवी हम लोग जानते हैं कि यूनिट लेस होता है, डी मतलब हमारा मीटर या सेंटीमीटर में होगा और टी हमारा सेकंड में होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा सीवी का यूनिट है, तो इसका आंसर हो गया सी। तो एक फॉर्मूला आपको पता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, हम लोग पहला भी क्वेश्चन बनाए फिर ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ट्राई एक्सियल टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए नहीं, हम लोग इसको करते हैं स्ट्रेंथ निकालने के लिए, शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए। इसमें ड्रेनेज भी परमिसिबल होता है, तो ये आंसर तो नहीं हुआ। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, हाँ ये हम लोग परफॉर्म करते हैं आपके फील्ड पे, आपकी लेबोरेटरी में, कि हम लोग कैसे निकाल लें मॉइस्चर कंटेंट, और इसका प्रोसीजर होता है जो कि हम लोग को जानने को उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक टेस्ट है जो कि यूज़ होता है आपका वाटर कंटेंट निकालने में, क्योंकि सेपरेट टेस्ट होते हैं आपके वाटर कंटेंट निकालने के लिए अलग होता है, आपका जो गामा डी मतलब ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए, जैसे कोर कटर और सैंड बाथ या सैंड रिप्लेसमेंट, ये सब होता है, अलग अलग सॉइल डिपेंड करता है। आपका अगर स्ट्रेंथ निकालना है तो ट्राई एक्सियल यू होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे हम लोग आगे अभी पीछे ही देखे थे, फिर वेन शियर होता है, तो ये सब स्ट्रेंथ निकालने के लिए होता है, तो सबका अलग अलग है। कंसोलिडेशन आपका रेट ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए है, सेटलमेंट में मेनली काम आता है। हाइड्रोमीटर हम लोग जानते हैं कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसका तो हम लोग सीव एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन जो फाइन ग्रेन होता है उसका पिपिट और हाइड्रोमीटर, ये दो मेथड होता है जिससे हम लोग उसमें एक तरह का जो सेडिमेंट का कैसे फ्रैक्शन में कितने डिवाइडेड हैं, जो हम लोग कोर्स में सीव से करते हैं, वो हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल में हाइड्रोमीटर से करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय। इफेक्टिव साइज कितनी होती है? D10 होती है, हम सब लोग जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ मोर दैन 10। तो मोर दैन 10 मतलब कि उसका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ज़्यादा है। कोर्स आपका वेल ग्रेडेड सॉइल का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ग्रेटर दैन 10 होता है, और वो हम लोग जानते हैं कि Cu जो है ग्रेटर दैन 6 होना चाहिए, सैंड में ग्रेटर दैन 4 होना चाहिए, ग्रेवल में, तो ये हम लोग जानते हैं, तो ये ग्रेटर होना चाहिए, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा। तो अगर आपका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आपका ग्रेटर दैन 10 है, मतलब वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाता है वो। कोर्स में सिर्फ कोर्स रहेंगे तो आपका ग्रेटर दैन 10 कभी नहीं रह पाएगा। और ऑप्शंस देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सॉइल, तो अगर कोई सॉइल यूनिफॉर्म है, या पुअर मतलब पुअर ग्रेडेड, वो भी यूनिफॉर्म होता है, तो आपका ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि Cu जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि बोल रहा है ग्रेटर दैन 10, तो हमारा ऑप्शन ए हो गया वेल ग्रेडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, UCU, वो होता है D60/D10। ओके, CC भी होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो वो 1 to 3 में होना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये पार्टिकल के बारे में बताता है, और वो पूरे पार्टिकल की साइज़ के बारे में बताता है, और उसका फॉर्मूला होता है D30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। ओके, वो उतना यूज़फुल नहीं है जितना ये है। द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज़ द रेशियो ऑफ। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है उसका रेशियो हमारा होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन, मतलब आपका स्ट्रेन टू स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस टू स्ट्रेन नहीं रहता, स्ट्रेस टू सेटलमेंट बिल्कुल नहीं। आपका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है, मतलब CC की बात कर रहा है, तो इसमें हमेशा होता है कि कितना स्ट्रेन है तो कितना स्ट्रेस हम उस पर लगा रहे हैं, इसका जो भी फॉर्मूला होता है। तो स्ट्रेन टू स्ट्रेस आप डेल्टा E हमेशा ऊपर रहता है, हम लोग जानते हैं, और डेल्टा E क्या होता है? हमेशा वॉइड में कितने चेंज हैं, और डेल्टा सिग्मा हमेशा नीचे रहता है। इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो कितना लग रहा है। तो ये नीचे स्ट्रेस हो गया, ऊपर हो गया स्ट्रेन,
तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है AV होता है, और CC होता है, और CR होता है। तो ये अलग अलग टर्म होते हैं, लेकिन इनका सब में कहीं पे लॉग लगेगा कि मतलब वो लॉग स्केल पे ले रहे हैं, तो उनका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट बनता है। ऐसे ऐसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैं, लेकिन सब में होता क्या है, इसका जो बेसिक है वो है आपका स्ट्रेन ऊपर है और स्ट्रेस नीचे है। ओके, नेक्स्ट ये दे रहा है सेल प्रेशर और बोल रहा है पोर वाटर प्रेशर में चेंजेस इतने आए। तो सेल प्रेशर में चेंजेस इतने और पोर में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो बताओ ये सब हुआ ट्राई एक्सेल टेस्ट में। तो बताओ स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। तो स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर दो होते हैं, A और B। तो जो सेल के प्रेशर की वजह से जो चेंज होता है पोर वाटर में, वो होता है हमारा B, और जो डेविएटर की वजह से होता है वो होता है हमारा A। तो यहाँ डेविएटर का ऐसा कोई सीन नहीं है, तो हम सिर्फ B की बात कर रहे हैं। और B क्या होता है कि आपके पोर वाटर में कितना चेंज आया है डिवाइड बाय हमारे सेल प्रेशर में कितना चेंज आया है। ओके, तो आपके जो चेंज आया है, चेंज इन सेल प्रेशर, वो हम देखेंगे तो वो हमारा 0.26 माइनस 0.1 है। ओके, 0.26 माइनस 0.1 है, ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है। और जो हमारा सेल प्रेशर में चेंज आया है वो है आपका पोर वाटर प्रेशर में चेंज। ये रहा पोर वाटर प्रेशर में चेंज जो है 0.15 माइनस 0.07। मतलब ये आपका पोर वाटर प्रेशर में चेंज है, मतलब डेल्टा यू वो है 0.15। देखिए पोर वाटर प्रेशर पीछे लिखा हुआ है तो वो यहाँ दिया हुआ है, तो 0.15 माइनस 0.07। और जो सेल प्रेशर में चेंज है जो बाहर से लगता है वो पहले दिया हुआ है 0.1 और 0.26। इसका जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5, जो कि हमारा आंसर है C। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द टाइम फैक्टर फॉर 50 डिग्री कंसोलिडेशन। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है कि जो T है आपका टाइम फैक्टर इज इक्वल टू π/4 और U स्क्वायर। ओके, अगर आपका U 60% से कम या उसके बराबर है तो हमारा U क्या है, U हमारा बोल रहे हैं 50 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पे U को 50% रख देंगे तो आप 50% रखेंगे, मतलब कि 50 डिवाइडेड बाई 100 मतलब कि 0.5। तो अगर आप यहाँ U को रखेंगे तो आंसर आएगा 0.196, और ये स्टैंडर्ड होता है, हमें याद ही करना होता है। तो T जो है हमारा 0.196 है, इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो 0.2, आपका ऑप्शन A। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको दी हुई है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है सॉइल का। ओके, और ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, मतलब AC की बात कर रहा है कि जब हम OMC पे होंगे तो एयर कंटेंट क्या होगा। इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल भी दिया हुआ है, तो आपको इसमें गामा डी भी दे दिया, वाटर कंटेंट भी दे दिया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि गामा डी क्या होता है आपका G गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E होता है, और हम जानते हैं ES इज इक्वल टू WG होता है। तो यहाँ पे E कितना हो गया आपका, E को हटा दें अगर तो ये हो जाएगा WG डिवाइड बाई S। तो क्या हमें ये गामा डी दिया हुआ है, यस ये 1.65 दिया हुआ है। क्या हमें G दिया हुआ है, हाँ 2.65 दिया हुआ है। गामा W हम लोग जानते हैं 1 होता है, ठीक, 1 ग्राम पर cc। उसके बाद हमें क्या W दिया है वाटर कंटेंट, हाँ ये 20.5% वही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.205। क्या हमें G दिया है, हाँ ये भी दिया हुआ है 2.65, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो यहाँ से हमारा S निकलेगा जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सिर्फ S ही अननोन है। तो जब हम यहाँ से S निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.896, ठीक। सब हम लोग जानते हैं S प्लस AC, S क्या है आपका सेचुरेशन है,
और AC क्या है, एयर कंटेंट है, ये 1 के बराबर होता है, क्योंकि कुछ पानी होगा जो आपका सेचुरेशन है, कुछ AC होगा जो एयर कंटेंट है। यहाँ सवाल में पूछा गया है एयर कंटेंट के बारे में, तो 1 होता है। तो हमारा AC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस S, हमारा S क्या है 0.896, तो हमारा AC निकल के कितना आ रहा है 0.104। तो ये देख रहे हैं हम लोग 10.4% में। ओके, तो 10.4 हमारा परसेंट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। फाइन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोलर इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर प्रूफ रोलिंग सबग्रेड एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन फिल्स विथ क्ले और सैंडी सॉयल। तो अगर सैंडी सॉयल है, क्ले के आसपास है, तो हम लोग यूज़ करते हैं स्मूथ व्हील रोलर का। क्यों? क्योंकि ये फिलिंग का ऑपरेशन हो रहा है, सब ग्रेड की बात चल रही है और सैंडी सॉयल है, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग स्मूथ व्हील रोलर की, वो आराम से सब कुछ ब्रेक हो जाएगा। स्मूथ व्हील रोलर वो आपके जो ग्रेवल्स होते हैं, सैंड होते हैं, इनको ऐसे ब्रेक करने के काम में आता है, तो ये उसे ब्रेक कर देगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम टू सेम ऐसा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज़ यूज टू कॉम्पैक्ट कोर्स ग्रेन। तो अगर आपका कोर्स ग्रेन है तो आप ऐसा करिए कि वाइब्रेटरी उसको ले आइए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सैंड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइब्रेटरी रोलर यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे वाइब्रेट कर दो तो सैंड अपने आप ऐसे पास में आ जाएगा और सेटल हो जाएगा। तो कोर्स ग्रेन सॉयल में दो आते हैं, ग्रेवल और सैंड। तो सैंड फिर यहाँ पे वही है। और जहाँ तक बात है, अगर एकदम प्योर ग्रेवल है तो हम उसमें स्मूथ व्हील रोलर, और अगर क्लेई सॉयल है तो हम उसमें पेन्यूमेटिक का यूज़ करते हैं। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। तो आपके यहाँ कोर्स ग्रेन सॉयल के लिए वाइब्रेटरी। और जहाँ तक है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यही क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन में कॉज द कॉन्क्रीट। अब यहाँ कॉन्क्रीट का क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन ठीक है, अगर आप कॉम्पैक्शन कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म नहीं करेंगे, चाहे वो कॉन्क्रीट हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो सॉयल हो, कुछ भी हो, तो वो पोरस रह जाएगा, उसमें ऐसे वॉइड्स रहेंगे जिसके थ्रू पानी चला जाएगा, आपको स्ट्रेंथ भी कम मिलेगी, आपका नॉन होमोजीनियस भी रहेगा कि कहीं ज़्यादा डेंसिटी हो गई है, कहीं वाइड ही वाइड भरा हुआ है। जबकि जब आप एकदम यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन करेंगे तो वॉइड्स और आपकी जो मटेरियल है वो वेल सेपरेटेड और यूनिफॉर्म रहेंगे। तो हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि द क्ले डिपॉजिट थिकनेस दिया हुआ है, वॉइड दिया हुआ है, जब सेटलमेंट हो जाता है तो वॉइड इतनी हो जाती है, तो बताओ अब थिकनेस कितनी होगी। हम लोग सिंपल जानते हैं डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट। ई नॉट मतलब इनिशियल वॉइड रेशियो। तो आपका डेल्टा एच कितना है, ये क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं। आपको थिकनेस जो दी हुई है इनिशियल, यहाँ पे जो एच नॉट रहता है वो है 10 सेंटीमीटर, तो ठीक है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आपका डेल्टा ई दिया हुआ है, हाँ वो कहाँ दिया हुआ है, क्योंकि 0.5 से 0.2 हुआ, तो 0.5 माइनस 0.2 कितना आया, 0.3 आया। और आपका ई नॉट कितना है, वो है 0.5। तो जब हम इसके सब कुछ रखेंगे, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, तो हमारा डेल्टा एच निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ द सेटलमेंट लेयर, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि 2 सेंटीमीटर डेल्टा एच हुआ है, तो अब थिकनेस कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमारा आंसर होगा सी, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सैंड। तो ये स्पेसिफिक सैंड की बात कर रहा है, जो कि पोरोसिटी हम लोग मीटर से ऐसे डिनोट करते हैं, जो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉयल होता है, ठीक। तो पोरोसिटी जो सैंड और ग्रेवल की रहती है ना, वो 25 से 50% में वेरी करती है, ओके। और जब हम उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं तो वो कहीं 20% के आसपास में आ जाती है, ठीक। तो ये 20% देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो इसमें है, तो हमारा आंसर हो गया बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, उठा लेते हैं। कॉन्टिन्यूस ग्रेडिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग अ मिनिमम ऑफ एयर वॉइड। तो बिल्कुल सही बात है कि एकदम कॉन्टिन्यूस ग्रेडिंग या इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है एक मिनिमम एयर वॉइड ऑब्टेन करने के लिए। अगर आप नॉर्मल अच्छे से भी कर दिए, कॉन्टिन्यूस की ज़रूरत नहीं है, तो भी मिनिमम एयर वाइड ऑब्टेन हो ही जाएगी। और कॉम्पैक्शन पे भी डिपेंड करता है, और जो ज़ीरो एयर वाइड लाइन होती है वो तो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक, फिर बोल रहा है ओमिशन ऑफ सर्टेन साइज ऑफ एग्रीगेट इज़ शोन बाय ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, तो यहाँ पे परसेंटेज मतलब कितने से कितना ऑप्शन जा रहा है, और यहाँ पे साइजेस लिखी रहती है, और यहाँ पे कि परसेंटेज कितना उससे डाउन चला गया है। तो इस साइज से, तो अगर यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है तो परसेंटेज फाइन होता है ये तो, और यहाँ पे साइज़ लिखी होती है। तो और यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, इसका मतलब है कि इस साइज़ से लेके इस साइज़ में आपका परसेंटेज फाइन कुछ हुआ ही नहीं। मतलब यहाँ का आपका हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब है कि कुछ साइज ऑफ एग्रीगेट आपके मिसिंग है। ओमिशन मतलब गायब। ठीक है। द ओमिशन ऑफ सर्टेन साइज ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी। तो क्या होता है कि जैसे अगर आपके सारे साइजेस हैं, छोटे से छोटे से छोटे से और बड़ा सा, तो ये क्या ना वर्केबिलिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। वर्केबिलिटी मतलब कि अगर हमारे पास इतना ढेर सारा मटेरियल है और हमारे पास इतना पानी है, तो वो पेस्ट सब में अच्छे से लग जाएगा। जो भी पेस्ट बनेगा तो एग्रीगेट पे सबसे लग जाएगा। तो हमारे पास यहाँ सीमेंट और वाटर का पेस्ट है, हम इसमें लगाएंगे। अब क्या होता है कि ये सरफेस पे लगता है, इनके ऐसे पूरे सरफेस पे लगेगा। तो जब ये सरफेस पे लगता है तो जितने छोटे से बड़े अगर सारे होंगे तो ये ज़्यादा यूज़ में होगा, और अगर ये कम होंगे तो ये कम यूज़ में होगा। पेस्ट हमारा बच जाएगा, तो बच जाएगा मतलब इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा है कि आपके यहाँ कम में ही ज़्यादा काम कर लिया, और आप पता चला इतना ले आए, इतना सा मटेरियल, और ये एकदम एग्जॉस्ट हो गया, तो इसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती है। तो क्या बोल रहा है कि अगर कुछ साइज़ के एग्रीगेट नहीं रहेंगे, मिसिंग रहेंगे, तो मान लो ये दोनों है ही नहीं, तो इतना पेस्ट इसके सराउंडिंग में लगेगा ही नहीं, सीधा वॉइड में भर जाएगा इतने में। तो लॉस कम हुआ, मतलब ये आपका बच जाएगा जो भी आप सीमेंट और वाटर का पेस्ट ला रहे हैं, तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ गई। तो मतलब बोल रहा है कि सर्टेन साइज एग्रीगेट अगर नहीं रहेंगे तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ जाएगी, बट ऑल्सो इंक्रीज लायबिलिटी, मतलब कि रिस्क, मतलब फेलियर। तो स्ट्रेंथ तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ये पेस्ट है, पेस्ट में उतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है। जो ये ग्रेवल पार्टिकल होते हैं जिसके ऐसे अलॉन्ग लगता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है। तो क्या ये लायबिलिटी को बढ़ा देगा? हाँ, बढ़ा देगा, मतलब रिस्क को, फेलियर के रिस्क को बढ़ा देगा। तो आपका आंसर सी भी करेक्ट है। तो ऐसे आपका सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। ओके, अब ये थर्ड चैप्टर है तो इसको हम लोग अगले में कवर करते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ओके, बाय बाय।